और इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र असेंबली में नवाब मलिक मामले पर घमासान जारी। नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है बीजेपी अरकान ने किया वॉकआउट। हुकूमत ने नवाब मलिक के पीछे खड़ी है, बीजेपी का ये इल्ज़ाम है। हुकूमत नवाब मलिक के पीछे खड़ी है, बीजेपी ने ये इल्ज़ाम लगाया, यानी वो दाऊद के साथ है। बीजेपी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया हुकूमत पर, सीधे तौर पर बीजेपी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो दाऊद के साथ है। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र असेंबली में नवाब मलिक पर घमासान जारी है। नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा बीजेपी कर रही है। बीजेपी अरकान ने इसको लेकर वॉकआउट भी किया असेंबली से। हुकूमत नवाब मलिक के पीछे खड़ी है, बीजेपी का ये इल्ज़ाम है, यानी वो दाऊद के साथ है। बीजेपी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया। और बीजेपी लगातार अगाड़ी हुकूमत पर हमलावर है। इसने अपोजिशन लीडरों को मुबैना तौर पर फंसाने के मामले में आज असेंबली के दहलीज पर एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने अगाड़ी हुकूमत पर सरकारी वकीलों और पुलिस के जरिए अपोजिशन लीडरों को झूठे मुकदमात में फंसाने की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया था। देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली स्पीकर को पेन ड्राइव सौंपा। इन्होंने रियासती हुकूमत के खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत होने का दावा भी किया है। जिस तरीके से देवेंद्र जी ने दाऊद के खिलाफ की जंग छेड़ी है और दाऊद के मालमत्ता के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं, और बाद में ये पता चलता है कि सत्ता में बैठे हुए महाराष्ट्र के लोग ही विपक्ष और देवेंद्र जी को खत्म करना चाह रहे हैं, राजनीतिक बर्बाद करना चाह रहे हैं। इस पार्श्वभूमि के आधार पर हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि विपक्ष के नेता देवेंद्र जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी सुरक्षा पे और ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी पहली मांग है। और दूसरा, ये जो 132 घंटे की वीडियो है, इसका मास्टरमाइंड कोई है तो वो एडवोकेट चौहान है। वो एडवोकेट चौहान इसके बाद सेफ रहना जरूरी है। हमारी इच्छा है वो सेफ रहे। उससे कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है उसके बारे में भी शंका उठाई जा सकती है, और वो प्राइम विटनेस है इस सब मामले का, और उसकी सुरक्षा भी महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये हमारी दूसरी मांग है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां सामान्य मध्य प्रशांत इस वक्त जुड़े हैं। प्रशांत, बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ नवाब मलिक को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज समाअत है, वहीं असेंबली में भी इस बात को लेकर काफी हंगामा जारी है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी एकदम आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि जब तक नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हाउस चलने देंगे, यानी विधान भवन की जो कार्रवाई है उसे चलने नहीं देने की बात प्रवीण दरेकर ने साफ तौर पर यहाँ पर आकर कही है अभी कुछ मिनट पहले। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी जो है एक बड़ा विशाल मोर्चा भी निकाल रही है नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के, जो मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर के आज़ाद मैदान तक पैदल चल कर जाने वाले तमाम नेता यहाँ पर शामिल है, और मोर्चा भी वहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगले आधे घंटे पहले देवेंद्र फडणवीस ने हाउस के अंदर साफ तौर पर कहा कि नवाब मलिक के पीछे अगर ये सरकार खड़ी होती है तो इसका मतलब दाऊद के साथ जो है ये सरकार खड़ी हो रही है, और हंगामा वहाँ पर किया गया, और आधे घंटे के लिए जो है विधान भवन की कार्रवाई जो है वो स्थगित की गई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बीजेपी ने नवाब मलिक के इस मुद्दे को लेकर के सरकार को चारों तरफ से घेरने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से हमने देखा कि आज सवेरे से जो है नवाब मलिक के वकील हाई कोर्ट में अपनी दलीलें दे रहे हैं, उनकी जो याचिका है वो सबसे अहम मानी जा रही, क्योंकि उन्होंने उस याचिका में कहा है कि ईडी की जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है वो बिल्कुल गलत है, और उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला रद्द किया जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, एक तरफ जहां अदालत की कार्रवाई चली, वहीं दूसरी तरफ हाउस में हमने देखा कि बीजेपी ने पूरा मन बना लिया है कि नवाब मलिक को अपने पद से हटाना होगा। देखिए, इसमें अहम मुद्दे बीजेपी की तरफ से ये रखा जा रहा है कि अगर नवाब मलिक जेल में है तो सरकार का कामकाज क्या वो जेल में बैठकर करेंगे, ये सबसे अहम मुद्दा वो बना रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि अगर दाऊद के लिंक के साथ ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, अगर सरकार उनके साथ दे रही है यानी सरकार दाऊद के साथ है।
वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम मुद्दा ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस ने 120 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है विधान भवन के सामने रखे हुए हैं सबूत के तौर पर। उनका दावा है कि पिछले कई दिनों से प्रदीप चौहान करके विशेष सरकारी वकील है, उन्होंने एक प्लानिंग की है कि किस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं को मकोका के तहत फंसाया जाए। एक बड़ा जो सेक्शन है, जो कार्रवाई की जो प्रक्रिया काफ़ी लंबे अदालत में चलती है, ऐसे कौन से चार्जेस हैं जिसके तहत नेताओं को फंसाया जाए। ये बात इस एक पेन ड्राइव के जरिए जो है देवेंद्र फडणवीस ने हाउस के अंदर रखा है सबूत के तौर पर, उसे खंगाला जाएगा, उस पर देखा जाएगा कि क्या बातें हैं। संजय पांडे जो कमिश्नर इन दिनों मुंबई के बनाए गए हैं, उनकी भी बातों को लेकर के सवाल खड़े किए गए। क्या उन्हें अचानक इस पद पर किन शर्तों के तहत रखा गया, बनाया गया, वो तमाम चीज़ें हैं जो है इस हाउस में रखा गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। मुद्दा नवाब मलिक के इस्तीफे की है। क्या नवाब मलिक कैबिनेट मंत्री से हटाए जाएंगे, क्या उनका इस्तीफा लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि हाउस तब तक नहीं चलने देंगे जब तक नवाब मलिक अपने इस्तीफा नहीं। बिल्कुल 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 प्रशांत, एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि नवाब मलिक के पीछे सरकार खड़ी है, आघाड़ी सरकार नवाब मलिक के पीछे खड़ी है। इसका मतलब वो दाऊद का समर्थन कर रही है, दाऊद का साथ दे रही है। बिल्कुल, मैंने जिस तरह से कहा कि अगले 30 मिनट पहले देवेंद्र फडणवीस ने हाउस में यही बात कही कि अब तक नवाब मलिक अगर जेल में है तो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्या वो जेल से कामकाज चला रहे हैं। और अगर नवाब मलिक के कनेक्शन ईडी ने कहा है कि दाऊद के साथ है और ये सरकार अगर नवाब मलिक के साथ खड़ी होती है यानी दाऊद के साथ खड़ी होती है, इसी बात को लेकर के हाउस में हंगामा किया गया और उसके बाद हाउस 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। जैसे हाउस को स्थगित किया गया, तमाम जो अपोजिशन लीडर है, जिस तरह से मैंने कहा कि मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर के आज़ाद मैदान तक नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के मोर्चा निकाला जा रहा है। तमाम नेता उस मोर्चा में जाकर के शामिल हुए हैं। अभी उस मोर्चे को अंजाम दिया जा रहा है। मेट्रो से जो है मोर्चा शुरू किया गया, आज़ाद मैदान तक को जाकर वो खत्म होगा। यानी बीजेपी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द नवाब मलिक को लेकर के कोई अहम फैसला ले, या तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर से हटाया जाए या उनका इस्तीफा लिया जाए, या फिर अदालत की तरफ से कोई बड़ी राहत अगर मिल जाती है तब कहीं पर नवाब मलिक को बचने की राहत मिल पाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि देवेंद्र फडणवीस और जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक नवाब मलिक के इस्तीफों को लेकर के आघाड़ी सरकार कोई फैसला नहीं लेती तब तक हाउस नहीं चलने दिया जाएगा। बहरहाल 30 मिनट चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है नवाब मलिक पर आज सुनवाई भी है, लेकिन दूसरी तरफ असेंबली में भी इसको लेकर ज़बरदस्त बीजेपी की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां असेंबली में मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया। शिवराज हुकूमत ने अपना बजट पेश किया। जाहिर सी बात है चुनावी बजट है, इसको लेकर काफ़ी देर से गहमा गहमी थी। सेहत, मुलाजमत और तालीम पर इस बजट में ख़ास तवज्जो दी गई है। 13,000 टीचरों की तकरूरी होगी। अक़लियती इदारों को बजट से मायूसी हाथ लगी है। जैसा कि हमने सुबह भी बताया था कि अक़लियती जो लोग हैं उन्होंने एक ज़्यादा बजट की मांग की थी, लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी। अक़लियती इदारों के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है, जहाँ पर हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है। सेहत, मुलाजमत और तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। 13,000 टीचरों की तकरूरी की जाएगी। अक़लियती इदारों को बजट से मायूसी हुई है। अक़लियती इदारों को बजट में कोई इजाफा नहीं मिला है, कोई इजाफा अक़लियतों की जो बजट है उसमें नहीं किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे महताब आलम इस वक्त जुड़ रहे हैं। महताब, मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया, क्या कुछ खास रहा इस बजट में? आजम, बजट की बात करें तो बजट जो है आइंदा साल जो असेंबली इंतखाबात होने हैं उसको लेकर तैयार किया गया है। वहाँ पर एससी की बात करें, मजहबी उमूर की बात करें, किसान की बात करें, या फिर जो है ख़वातीन और बच्चों की बात करें तो उस पर फोकस किया गया। 13,000 टीचरों की तकरूरी का ऐलान किया गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, जहाँ पर सरकार जो है सबका साथ सबका विकास की बात करें, तो वही अक़लियती इदारों की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, हज कमेटी की बात करें, या फिर उर्दू अकेडमी की या मसाजिद कमेटी की बात करें, अक़लियती तरीक़ाती कॉर्पोरेशन या अक़लियती कमीशन की बात करें, जिनके बजट में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया है। मसाजिद कमेटी की बात करें, जहाँ पर मोहम्मदन तनख्वाह दी जाती है,
3 करोड़ 88 लाख बजट पिछले साल भी था, वही बजट इस साल भी बरकरार रखा गया है। वक्फ बोर्ड का बजट जो 3 करोड़ था उसी को बरकरार रखा गया। हज कमेटी का बजट जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए था उसी बजट को बरकरार रखा गया। और मदरसा बोर्ड की बात करें, जहाँ पर पिछले 5 सालों से मदरसा असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली है, वहाँ पर बजट वही 1 करोड़ 13 लाख रुपए ही है। तो अकलियतों में जो पहले से मायूसी थी और जो मुस्लिम तंजीमों ने पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था, मुतालबा किया था, वहाँ पर हम देखते हैं उसके मुतालबे का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, किस तरह का रद्दअमल देखा जा रहा है अक़लियतों, बिलखुसूस जो लोगों ने बाकायदा मीटिंग की थी और अपनी नुमाइंदगी भी की थी, उन लोगों का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है इस पर? उन लोगों के साफ तौर पर नाराजगी, उनका कहना है कि हुकूमत जो है अक़लियतों को नाराज करके एक बड़ी जो है अक्सरियत को नाराज करके अगर इस तरह का बजट तैयार करती है तो यकीनी तौर पर किसी एक कम्युनिटी को नाराज करने से या उसको नजरअंदाज करने से मुल्क की और सूबे की तरक्की नहीं होती। हुकूमत को अपना नजरिया बदलना चाहिए और अक़लियतों के जो इदारे हैं, अब 2018 से अगर बात करें आदम, तो 2018 से मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत और शिवराज सिंह की हुकूमत चल रही है, 2 हुकूमतें बदल गई, लेकिन मध्य प्रदेश अक़लियती इदारों की तश्कील तक नहीं की गई है। वह बोर्ड भी वैसी ही है कि कोई चेयरमैन, कोई सरबराह नहीं, हज कमेटी को कोई सरबराह नहीं, मदरसा बोर्ड को कोई सरबराह नहीं है। हज कमेटी जो दूसरे इदारों की बात करें तो सब में एक जैसी मायूसी दिखाई दे रही है। तो अक़लियती इदारों ने अब इस मामले को लेकर जहां पर फिर से वज़ीर आला से मुलाकात करने का जो है उन्होंने फैसला किया है, वहीं पर मरकजी क़यादत भारतीय जनता पार्टी की है, उससे भी मुलाकात करेंगे। किसानों के लिए क्या कुछ खास रहा इस बजट में? देखिए, किसानों की बात करें तो किसानों की जो पहले से बात करें या किसानों की अपनी बात करें तो हुकूमत का पूरा फोकस किसानों की तरफ है। अब बजट पेश करने से पहले ही जो है किसानों की कर्ज माफी का जो है बड़ा ऐलान किया गया था और उनका जो बीमा योजना है उस मामले पर लेकर हुकूमत ने फोकस किया है। और इस बार बजट की खास बात यह कि पहली बार बजट में जो है चाइल्ड बजट को एक तरह से पेश किया गया। उसमें 19 जो शोबे मध्य प्रदेश में है जहाँ पर अपने बच्चों का जो ताल्लुक है उसमें, चाहे हम उनकी गज़ा की बात करें या बच्चों की तालीम की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, उस पर खास तौर पर फोकस किया गया है। बिल्कुल मेहताब, जैसा कि आपने बताया कि ये चुनावी बजट अगले साल वहाँ पर चुनाव होने हैं, तो कौन सा तबका ऐसा है जिसको सरकार ने सबसे ज़्यादा खुश करने की कोशिश की है? देखिए कि सबसे बड़ा तबका, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें आधा, तो मध्य प्रदेश में 52% जो आबादी है वो ओबीसी की है। तो हुकूमत का जो फोकस है ओबीसी वोटर और SC ST पर है। और किसानों की जब बात करते हैं तो बात है मध्य प्रदेश की जो आबादी 8.5 करोड़ है उसमें बड़ा तबका जो है किसानों का और ओबीसी का है। तो हुकूमत का पूरा फोकस उसी पर है ताकि किसी तरीके से आइंदा इंतखाबात में उसकी जो नैया वो पार हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बताया कि मुलाजमत की हमने बात कर ली, सेहत की बात कर ली, तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात है, वहाँ पर लड़कियों की तालीम पर खास फोकस किया गया, जिस तरह की बातें हो रही थी। यहाँ पर भी क्या लड़कियों की तालीम को लेकर कुछ बजट पेश किया गया है? देखिए, यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि बजट में जो खास बात है विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें 19 शोबे जो बच्चों के हैं उसके लिए अलग से जो है बजट में 19 पॉइंट पर फोकस किया गया है। बच्चों की स्कॉलरशिप और उस स्कॉलरशिप में SC ST के जो बच्चे, ओबीसी के जो बच्चे, उनके स्कॉलरशिप पर फोकस किया गया है। क्योंकि हुकूमत को मालूम है कि जिन तबकों का अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा वोट बैंक 2023 के जो है असेंबली इंतखाबात की बात करें या 2024 के पार्लियामेंट की इंतखाबात की बात करें तो उस पर एक झलक हमें साफ तौर पर असेंबली इंतखाबात की दिखाई दे रही है। और यही नहीं, इस साल के आखिर तक जो मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की बात करें या कारपोरेशन इंतखाबात की बात करें उसकी भी एक नुमाया झलक इसमें दिखाई दे रही है। आदम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। सरकार को जवाब देना होता है कि कितने रोजगार बने, कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, पर ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। आज केवल ये बताना ये प्रावधान किया है, पिछले साल भी प्रावधान किया था, उस प्रावधान का कितना उपयोग हुआ, कितनी बेरोजगारी घटी, आज क्यों खाद और बीज के दाम बढ़े, ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अनिल देशमुख को मुंबई की खुसूसी अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अनिल देशमुख की जमानत पर आज फैसला आना था, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी तहरीरी तौर पर फैसला तैयार नहीं है, इसलिए इसमें कुछ देरी हो रही है। अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए के वसूली के इल्जाम में आर्थर रोड जेल में बंद है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी दी है। अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो बेरोजगार है। असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ महकमों में 91,142
खाली असामियों को पुर करने का ऐलान किया है। केसीआर ने असेंबली में कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का इन्होंने ऐलान किया है। बाकी 80,049 खाली असामियों पर रास्त तौर पर भर्ती की जाएगी। ఖాళీలు ఏర్పడాయి అధ్యక్ష. 91,142 ఉద్యోగాలకు ఈ రోజు నుంచే మొత్తం నోటిఫై చేసేస్తారు అధ్యక్ష. టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈరోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా. ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మిగిలినటువంటి తమరు ప్రతిపాదించిన మన లెజిస్లేచర్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అవి కూడా చెప్తే నేను డీటెయిల్స్ వస్తాయి. 80,039 ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అవుతాయి అధ్యక్ష. దీంట్లో విద్యాశాఖలోనే సుమారు 25 నుంచి 30,000 వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కావచ్చు, ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా భర్తీ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. देखिए, तेलंगाना का मूवमेंट जो है उसका मेन एजेंडा था हमें सिंचाई का और पीने का पानी एक था, एक तो हमारे फंड्स जो है हमारे रीजन में यूटिलाइज होने का दूसरा था, और तीसरा नौकरियों का था। इन तीन मेन मुद्दों को लेकर तेलंगाना का पूरा मूवमेंट चला था, और इन तीनों में दो हमने पूरा का पूरा कर दिया। जैसे आज सिंचाई के पानी के इश्यू में हम देश में नंबर 1 हैं, वैसे ही हम फंड्स यूटिलाइजेशन और जीएसडीपी ग्रोथ में देश में नंबर 1 है। तो नौकरियां भी हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स जितने हैं इसमें 90,000 जॉब हमने नए अनाउंस किए हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है इसमें, जो पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे तेलंगाना के रीजन में, उनको बदलाव करके उसमें 95% जो है गवर्नमेंट जॉब्स वो तेलंगाना के युवा के लिए हमने रिजर्व किया है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस समय युवाओं ने अपनी जान दी थी तेलंगाना मूवमेंट में, उनका एक ही डिमांड था कि हमारे नौकरी हमें ही मिले, हमारे सरकार को हम खुद चलाएंगे, ये उनका मेन डिमांड था। तो इतने सालों के बाद राष्ट्रपति के ऑर्डर्स चेंज करके हमने जो हासिल किया है ये बहुत ही बड़ी बात है। और इससे ये 3 मेन एजेंडा के ऊपर जो तेलंगाना का मूवमेंट चला था, मुझे लगता है आज तेलंगाना का मूवमेंट जो है कंप्लीट हुआ है, और एक सेटिस्फैक्शन सा है। 17 इयर्स का जो मूवमेंट है उसका आज रिजल्ट आया, ऐसा मुझे लग रहा है। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ वो हर महाज पर जंग लड़ेगा और उसे शिकस्त देगा। बरतानिया के ऐवान नुमाइंदगान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। जीत हमारी होगी, मादरे वतन के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम शहरों, मैदानों, जंगलों और साहिलों में उनका मुकाबला करेंगे। मुसीबत में बशर के जौहर मर्दाना खुलते हैं कि मिसदाक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने नामुवाफिक हालात में हिम्मत और अज़्म का मुजाहरा किया है। ज़ेलेंस्की मगरिब को मुत्तहिद करने वाली क़ुव्वत के रूप में उभरे हैं। यूक्रेनी फ़ौज हर महाज पर रूस का मुकाबला कर रही है। बरतानिया के ऐवान नुमाइंदगान से खिताब में ज़ेलेंस्की ने दुश्मन के आगे डटे रहने और उसे शिकस्त देने के अज़्म का इजहार किया। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई का मौज़ना दूसरी जंग अज़ीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ बरतानवी जंगी कोशिशों से कर रहे हैं। Бути чи не бути? Ви добре знаєте, це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула, і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. अपने खिताब के दौरान ज़ेलेंस्की ने बरतानिया से अपील की कि वो रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करे। इन्होंने कहा कि रूस पर आयद की गई पाबंदियां
खुश आइंद है, लेकिन ये काफी नहीं। Звичайно, з вашою допомогою цивілізації великих країн, з підтримкою вашою, за яку ми вдячні і на яку ми дуже розраховуємо. І я окремо тобі вдячний, Борисе, мій друже. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її, нарешті, державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви повинні. До чого зобов'язує велич. जेलेंस्की ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। आईसीसी की जानिब से रूस के खिलाफ जंगी जराइम के तहकीकात के फैसले से जेलेंस्की पर उम्मीद है। इनका मानना है कि इसके मुस्बत नतायज बरामद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, कोका कोला और पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कई आलमी ब्रांड्स ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन पर हमले के रद्दअमल में रूस में अपना कारोबार आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। मैकडोनल्ड के सदर और सीईओ ने मुलाजमीन के नाम एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हमारे उसूलों के मुताबिक हम यूक्रेन में लोगों को होने वाली गैर ज़रूरी तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खत के मुताबिक मैकडोनल्ड आर्जी तौर पर रूस में मौजूद 850 स्टोर्स को बंद करेगा, लेकिन वहां मौजूद अपने 62,000 मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी वो जारी रखेगा। कोक के पार्टनर स्विट्ज़रलैंड में कायम कोका कोला हीलिंग बोटल्स कंपनी के रूस में 10 बोटलिंग प्लांट्स है, जो इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। कोका कोला हीलिंग बोटल्स कंपनी कोक में 21% का हिस्सा रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की सरबराह मिशेल चीन के संग्यांग सूबे का दौरा करेंगे, जहां चीन पर उइग़ुर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से एक वीडियो खिताब में चीनी हुकूमत के साथ सफरी मुआहदे पर दस्तखत होने की जानकारी भी दी। इन्होंने कहा कि यह दौरा मई में मुतवक्का है। In China, I remain concerned about the treatment of individuals who speak up on human rights issues that are deemed critical of the policies of the authorities at the local or national level, some of whom have faced restrictions on their freedom of movement, including house arrest, or in some cases have been sentenced to terms of imprisonment based on criminal charges stemming from their activities. I am pleased to announce that we have recently reached an agreement with the government of China for a visit. Since my office and the government of China have initiated concrete preparations for a visit that is foreseen will take place in May. जम्मू कश्मीर के शोपियां, पटन और पुलवामा में कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। जिला शोपियां के मोलू, चित्रगाम, बनागाम में छापे डाले गए। पुलवामा में फिरदौस अहमद भट्ट के घर पर भी एनआईए ने छापेमारी की। बाबा टैंक पटन के आरा मोहल्ला में भी एनआईए ने छापा मारा। जमात इस्लामी के साबिक जिला सदर के घर पर भी छापेमारी की गई। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।